Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the second part of anti-arrhythmic drugs. फर्स्ट पार्ट प्रीवियस पार्ट हमने कल देखा था, उसमें हमने क्लासिफिकेशंस और एंटी-अरिथमिक ड्रग्स क्या है और कार्डियक अरिथमिया क्या है ये हमने देखा था। कार्डियक अरिथमिया मैंने आपको कल भी बताया था कि एबनॉर्मलिटी ऑफ इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, इम्पल्स जनरेशन जो हार्ट में हो रहे हैं उसके जनरेशन और कंडक्शन में दोनों में एबनॉर्मलिटी आती है, तो उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं कार्डियक अरिथमिया। या तो इम्पल्स बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहे हों या इम्पल्स स्लोली जनरेट हो रहे हों या इम्पल्स एक स्पेशली पार्ट ऑफ हार्ट में ज़्यादा कंडक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा फ्लो हो रहे हों और किसी पार्ट ऑफ हार्ट में कम फ्लो हो रहे हों। तो ये एबनॉर्मलिटी जो कंडक्शन और जनरेशन में होती है उसकी एबनॉर्मलिटी को हम कार्डियक अरिथमिया बोलते हैं और इसकी ट्रीटमेंट में ड्रग यूज़ होती हैं, डेट इज़ द एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो आज मैं आपको ऑनली आज हम ड्रग डिस्कस करेंगे। तो ड्रग हम दो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज़ द क्विनोडीन और सेकंड इज़ द अमेलोराइड्स, ठीक है, अमेलोड्रीन सॉरी, ठीक। तो बात करते हैं क्विनोडीन की। क्विनोडीन आपका क्यूनिन कंपाउंड से दिया हुआ कंपाउंड है जो आपकी मलेरिया में ड्रग यूज़ होती है, सिंकोनास से ओपन की जाती है। क्यूनिन वो इसी का ही कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है क्विनोडीन, ठीक है। इट इज़ ए डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ एंटी मलेरिया इलेक्ट्रोलाइट क्यूनिन। क्यूनिन का डेक्स्ट्रो आइसोमर है क्विनोडीन, फाउंड इन द सिंकोना और सिंकोना से प्रोड्यूस होता है, सिंकोना से हमको मिलता है। मोड ऑफ एक्शंस, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो क्विनोडीन बाइंड टू द ओपन एंड इनएक्टिव सोडियम चैनल्स एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सोडियम आयन इनटू द मायोकार्डियम मसल्स। ये सोडियम चैनल को जो ओपन और इनएक्टिव जो सोडियम चैनल होता है, ओपन है लेकिन इनएक्टिव है, मतलब सोडियम की एंट्री उसमें अभी होना स्टार्ट नहीं हुई है, उस कंडीशन में ओपन हो गया लेकिन सोडियम की एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है, उस टाइप के चैनल को ये बाइंड हो जाते हैं और सोडियम के आयन की एंट्री उसमें मसल्स के अंदर उसके बाद में नहीं हो पाती है। दिस रिजल्ट रिड्यूस द रेट ऑफ जीरोफेज, जिसकी वजह से जीरोफेज होती है उसकी जीरोफेज की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, हल्का के जीरोफेज आगे बढ़ेगी और डिक्रीज द ऑटोमेटिसिटी ऑफ द हार्ट। अब इसको मैं आपको फिगर से दिखा सकता हूँ, ये आपको जीरो फेज दिख रही है, इस जीरो फेज की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि सोडियम आयन अंदर जा नहीं रही है। जब सोडियम आयन अंदर जाएंगे नहीं तो वोल्टेज उसका बढ़ेगा नहीं, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज़ नहीं हुआ और सोडियम आयन की एंट्री जो होगी वो हल्के हल्के होगी क्योंकि कुछ ही चैनल्स होते हैं वो ओपन होंगे या कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनकी हेल्प से, यानी कि जो आपको चैनल के अलावा ट्रांसपोर्ट की हेल्प से भी सोडियम आयन की एंट्री होती है, तो वो सोडियम आयन की एंट्री वहाँ से हल्के हल्के हो रही होगी लेकिन चैनल क्लोज होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो हल्का हल्के बढ़ेगा, यानी कि जीरो फेज जो क्या जाएगी स्लो हो जाएगी। जब जीरो फेज स्लो हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, जो इम्पल्स जनरेशन होता है, ऑटोमेटिसिटी ऑफ द हार्ट होती है वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक। तो इम्पल्स जनरेशन भी कहाँ होता है, इम्पल्स जनरेशन यहाँ पर होता है, यानी कि इम्पल्स जनरेट यहाँ पर होगा, तो इम्पल्स जनरेशन जो हो रहा है 1 और 2 फेज़ में यहाँ पर जब पहुँचने में टाइम लगेगा तो इसका मतलब इम्पल्स जनरेशन की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फार्माकोलॉजी एक्शन की बात करें तो क्विनोडीन प्रोलॉन्ग द आर्ट्रियल इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड्स एंड मिनिमाइज द रेट ऑफ डीपोलराइजेशंस। क्विनोडीन की वजह से क्या होता है, आर्ट्रियल इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जो फेज़ 1 और 2 है, फेज़ 1 और 2 के जो में जो ड्यूरेशन है, फेज़ 1 और 2 का ड्यूरेशन क्या कराता है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। क्योंकि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है कि इसी टाइम क्या होता है, किसी मसल्स में इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है फेज़ 1 और फेज़ 2 के ड्यूरेशन में, वहीं पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, उस मसल्स के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो 1 और 2 वाला फेज़ है, ये पीरियड क्या होता है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, ये बढ़ जाता है क्विनोडीन के कारण। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फेज़ जब स्लो चल रही है, क्योंकि ये साइकिल है, अब ये फेज़ जब स्लो चल रही है तो ऑटोमेटिक ये फेज़ भी स्लो होती चली जाएगी, तो पीछे वाला जो पीरियड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो आपका इनलार्ज हो जाता है, ये थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड्स, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एंड मिनिमाइज द डीपोलराइजेशन रेट। डीपोलराइजेशन रेट भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन मिनिमाइज द डीपोलराइजेशन रेट, डीपोलराइजेशन रेट क्या होती है, ये भी कम हो जाती है, जो जीरो फेज़ की टाइप सी डीपोलराइजेशन रेट कम हो जाएगा, साथ में इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, वो आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे होते हैं क्या फाउंड एक्शन हुआ, क्विनोडीन डिप्रेस द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो मायोकार्डियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर है जो कभी बढ़ गई होगी तो क्विनोडीन के कारण क्या होती है, वो कम हो जाएगी क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉक हो रहे हैं, डीपोलराइजेशन आसानी से हो नहीं रहा है। जब डीपोलराइजेशन आसानी नहीं हो रहा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, यानी इफेक्टिव पीरियड से थ्रू जो इम्पल्स जनरेशन होते हैं, इम्पल्स जनरेशन भी कम हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी। क्विनोडीन
आल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, रेट ऑफ जनरेशन कार्डियक इम्पल्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। एडीएमए की बात करें, क्यूडीन सल्फेज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द ओरल रूट से इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेटाबोलाइज लिवर में हुआ और यूरिन के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो नॉसिया, वोमिटिंग, हेडेक एंड डायरिया में भी प्रोड्यूस, ये आपके कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो आसानी से प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्यूनिडीन को दिया जाए तो नॉसिया, वोमिटिंग, हेडेक और डायरिया जैसी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं। और क्यूनिडीन में क्यूनिडीन के कारण एक और इफेक्ट होता है कि क्यूनिडीन को अगर ज़्यादा डोज दे दी जाएगी तो एसी नोड और एबी नोड दोनों ही ब्लॉकेज हो सकते हैं। जब एसी नोड एबी नोड ब्लॉकेज हो जाएंगे तो हार्ट पंप करना बंद हो जाएगा, यानी कार्डियक डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए क्यूनिडीन की हाई डोज ना देकर, क्यूनिडीन की टॉक्सिसिटी बहुत हार्मफुल होती है, तो क्यूनिडीन की डोज को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, डोज हमें मिनिमम डोज पे काम करना होता है, ठीक है। इसके अलावा यूज़ की बात करें, इट यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ एरिथमिया, बहुत सारे टाइप के एरिथमिया होते हैं, उन सब में इसे यूज़ किया जाता है, जैसे आर्टरियल एरिथमिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, आर्टरी वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ठीक है, टैचिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया, आर्टरियल टैचिकार्डिया, इन सब के जीवन में होते हैं यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग है आर्टरियल एरिथमिया। मेजॉरिटी आर्टरियल एरिथमिया मतलब जो आर्टरियम पार्ट है, आपको पढ़ा होगा आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उसमें 2 चैम्बर होते हैं वो आर्टरियम होते हैं, 2 होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। तो आर्टरियम में अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो रही है, आर्टरियम में जो जब बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं वो बहुत स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। आर्टरियल की जो इवेंट होती है, आर्टरियल सिस्टोलिक, आर्टरियल डायस्टोलिक इवेंट हो रही है, बहुत तेज़ी से होने लगी या बहुत तेज़ी लगी तो उसे हम आर्टरियल एरिथमिया बोलते हैं। और वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल डायस्टोल की जो इवेंट होती है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत स्पीड से हो रही है, तो वेंट्रिकल एरिथमिया कहते हैं। तो ये दोनों टाइप के डिसऑर्डर में यूज़ किया था, चाहे आर्टरियल एरिथमिया हो चाहे वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो। अब बात करते हैं अमायोडायरिन। अमायोडायरिन इज क्लास 3 की एंटी एरिथमिक ड्रग है। आप देखेंगे क्लास थर्ड है, जो एजेंट क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को रेडिएशन को बढ़ा देते हैं, यानी रिपोलराइजेशन को बढ़ा देते हैं। यानी रिपोलराइजेशन हो रहा होगा तो रिपोलराइजेशन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर पोटेशियम चैनल, तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल को ये ब्लॉक करेंगे बेसिकली। तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, रिपोलराइजेशन बेस बढ़ जाएगा, रिपोलराइजेशन पीरियड उसका बढ़ जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। Amlodipine is a class 3 anti-arrhythmic drug. Its characteristic action on the of this class is prolongation of repolarization. कहता है repolarization यानी फेज 3 को ये बढ़ा देते हैं, फेज 3 को आगे इंक्रीज कर देते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो अमायोडायरिन एक्ट ऐसे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर पे एक्ट होंगे एट ए मायोकार्डियल मसल्स मेम्ब्रेन। जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो आपका रिपोलराइजेशन है वो आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बहुत जल्दी रिपोलराइजेशन नहीं होगा। इट डिक्रीज द रेट ऑफ रिपोलराइजेशन एंड प्रोलॉन्ग द इफेक्टिव पीरियड, जिसकी वजह से जब रिपोलराइजेशन आसानी से नहीं हो रहा, जब रिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है तो इफेक्टिव पीरियड जो होता है वो आपका इनलार्ज हो जाएगा। ये 1 और 2 फेज क्या होती है, इनलार्ज हो जाती हैं, ये क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ थोड़ा सा, ये जो इसकी बीच में डिस्टेंस होती है वो आपका क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, यानी कि जो ये इतना था तो इससे इतना बढ़ के एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग इफेक्टिव पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा टाइम तक मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा फार्मूलेशन की बात करें तो अमायोडायरिन कॉज प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल वही बात है, 1 और 2 फेज जो होती है वो आपकी प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है बाई ब्लॉकिंग ए पोटेशियम चैनल एट ए मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन। इट आल्सो सप्रेस द आर्टरी वेंट्रिकल कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। जो आर्टरी वेंट्रिकल आर्टरियम पोर्शन से जो वेंट्रिकल पोर्शन में जो आपके इम्पल्स कंडक्ट हो रहे थे उसको भी ये ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये रिपोलराइजेशन को हल्के कर रहे हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। जो आपका इम्पल्स आर्टरियम पोर्शन से यानी एबी नोड से वेंट्रिकल पोर्शन की ओर जनरेट कंडक्ट होता है उसको भी ये कुछ हद तक सप्रेस कर देते हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो ब्लॉक द इनएक्टिव सोडियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल एट हाई डोज। अगर हाई डोज इसकी दिया जाए तो सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल दोनों टाइप के को ब्लॉक कर देते हैं। एक तरह से ये मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एरिथमिया में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टॉक्सिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा चैनल को क्लोज करेगा तो कार्डियक डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए हाई डोज ऑफ सोडियम कैल्शियम अगर दें तो उसके लिए हमें उसकी डोज मॉनिटरिंग होना ज़रूरी होती है। डोज मॉनिटरिंग का मतलब है उसके ब्लड में हम कंटिन्यू डोज मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि डोज बहुत ज़्यादा हायर नहीं हो जाए। अगर ज़्यादा हायर हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी करेगी, इसलिए डोज मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उसकी हम डोज़ को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम ही डोज पे इसके इफ़ेक्ट को या इसके हम यूज़ करते हैं अमाइलोइड को, ठीक है।
एडीएमए की बात करें, इट इज इनकम्प्लीटली और स्लोली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। ये जो जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होती है, स्लोली एब्जॉर्ब होती है। बट आईवी एडमिनिस्ट्रेशंस आईवी रूट से दें तो एक्शन तो उसका रिएक्शन रैपिडली आता है एज़ कम्पेयर टू द ओरल रूट्स या जीआईटी से देती हैं तो उस कंपेयर में इसका आईवी रूट से एक्शन क्विकली आता है। इट इज एक्यूमुलेट इन द मसल्स ऑफ फैट, और फैट्स और मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। इट मेटाबोलाइज इन द लीवर एंड एक्सक्रीट रादर द यूरिन। तो कॉमन पाथवे है मेटाबोलाइज और एक्सक्रीशन का। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये फॉल इन बीपी, ब्लड प्रेशर फॉल होना, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का कम हो जाना, मायोकार्डियल डिप्रेशंस अकर्स ऑन आईवी इंजेक्शन आफ्टर ड्रग एक्यूमुलेशन। मैं बताता अगर ड्रग आईवी रूट से हम ड्रग दे रहे हैं और ड्रग हमारी बॉडी में कहीं एक्यूमुलेट हो गई है तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया या हार्ट रेट कम हो जाएगी, और मायोकार्डियल डिप्रेशन मैंने अभी बताया था आपको कि हार्ट कार्डियक डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अमायोड्रिन इंटरफेयर द थायराइड फंक्शन। अमायोड्रिन एक और काम करता है कि हमारे थायराइड फंक्शन को इंटरफेयर करता है इन मैनी वेज इंक्लूडिंग इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। अमायोड्रिन क्या करता है, थायराइड फंक्शन को इंटरफेयर करेगा। कैसे? जो आपका T4 T3 दो फॉर्म होती है थायराइड हार्मोन की। T4 होती है वो टेट्राहाइड्रोथायरोडिन कहते हैं, और T3 होती है उसे हम थायरोक्सिन फॉर्म करते हैं। और T3 जो फॉर्म होती है वो आपकी एक्टिव फॉर्म होती है, उसी कारण किसी भी सेल का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। जबकि T4 फॉर्म होती है वो आपकी सर्कुलेटिंग फॉर्म होती है, वो बॉडी में आसानी सर्कुलेट होती रहती है। जिस सेल में पहुँचेगी उस सेल के अंदर जाके T4 से वो T3 में कन्वर्ट होती है, या फिर लीवर में T4 से T3 में कन्वर्ट हो जाती है। और T3 क्या है, एक्टिव फॉर्म है, T4 क्या है, सर्कुलेटिंग फॉर्म है या ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म होती है। तो ये T4 से T3 में कन्वर्जन होता है, उसको ये अमायोड्रिन क्या होता है, इनहिबिट कर देता है। जब T4 से T3 में कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन हमारे ब्लड में कम होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, थायराइड के इफेक्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इंट्रैक्शन विद थायराइड रिसेप्टर्स, थायराइड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके ये उस इंट्रैक्शन का थायराइड रिसेप्टर को भी इंटरफेयर करते हैं, साथ में T4 से T3 का कन्वर्जन को भी ये इनहिबिट करते हैं। दो तरह से इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से गोइटर, हाइपोथायराइडिज्म एंड रियली हाइपरथायराइडिज्म में भी डेवलप ऑन क्रोनिक यूज़। अगर लगातार इसे यूज़ कर रहे हैं तो हाइपरथायराइडिज्म और गोइटर जल्दी डेवलप हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपरथायराइडिज्म की केस भी देखे जाते हैं अगर इसे हम क्रोनिकली यानी कि लॉन्ग टर्म तक इसे यूज़ करें। ठीक है, इंट्रैक्शन की बात करें तो अमायोड्रिन कैन इंक्रीज़ द डिजॉक्सिन एंड बार्फिन लेवल। बार्फिन या डिजॉक्सिन को हम अमायोड्रिन के साथ में देते हैं, तो ये अमायोड्रिन क्या करेगा, डिजॉक्सिन और बार्फिन का ब्लड में लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि इसका प्रोड्यूस दियर रीनल क्लियरेंस, यानी कि जो ये से इसका एक्सक्रीशन है ये किडनी के थ्रू डिजॉक्सिन और बार्फिन को कम कर देते हैं। और जब बार्फिन का और डिजॉक्सिन का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है बॉडी से तो ऑटोमेटिक डिजॉक्सिन और बार्फिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब बार्फिन और का डिजॉक्सिन लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी टॉक्सिसिटी या इसके इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूज़ की। तो यूज़ की बात करें, इट इज़ इफेक्टिव इन वाइड रेंज ऑफ वेंटिकुलर या सुप्रावेंटिकुलर एरिथीमिया। सभी तरह की वेंटिकुलर या सुप्रावेंटिकुलर मतलब क्या है, सुप्रावेंटिकुलर मतलब वेंटिकुलर रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना एरिथीमिया में यूज़ होता है, इंक्लूडिंग ये प्रॉक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर एरिथीमिया, टैचिकार्डिया। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, वो प्रॉक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैचिकार्डिया यानी PSVT। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका एड्रेनलिन या नॉरेड्रिन है वो ज़्यादा हायर अमाउंट में रिलीज़ होता है, और वो हमारे ऐसे नोड को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। और जो ऐसे नोड को स्टिमुलेट होने के कारण क्या होता है, प्रॉक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैचिकार्डिया जैसे डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है। और वेंटिकुलर टैचिकार्डिया में भी इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के एरिथीमिया में यूज़ होता है, चाहे वेंटिकुलर एरिथीमिया हो, चाहे सुप्रावेंटिकुलर एरिथीमिया हो, या फिर आपका प्रॉक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर एरिथीमिया हो, सभी तरह के वाइड रेंज ऑफ एरिथीमिया में यूज़ किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका अमायोड्रिन। इससे पहले हमने क्यूडीन की बात की थी। इस तरीके से आज हमारा कंप्लीट होता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। मैं समझता हूँ इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर समझ में आया हो, और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लगता है किसी की वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।